जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पिछले जो लेक्चर थे, जो वीडियोस थे, उसमें आप लोगों को बताया गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। और जिन लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक का नहीं पता, प्लीज जाके पिछले वीडियोस देख लीजिए। सही बात है कि नहीं बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है यार? देखो, इसका नाम बोल रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। पहले आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, सीधे जाएंगे उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे कि यह साला आया कहां से। आप समझ रहे हैं ये आया कैसे, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है इसको पढ़ने की? बोलो यार, क्या मजबूरी है इसको पढ़ने की, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है? मौजूद जगह सब कुछ। चलो देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई माने दो, पोल माने दो एंड्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो पोल्स, दो एंड्स बन जाएं, दो पोलैरिटीज बन जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझने की कोशिश करते हैं बहुत सिंपल भाषा में। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक बहुत ही छोटी सी दूरी से सेपरेट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? सेपरेट कर दिए जाते हैं। समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और इधर पे चार्ज है माइनस क्यू। सही बात है कि नहीं बात है? इन दोनों चार्जेस को सेपरेट कर दिया गया है एक छोटे से डिस्टेंस से, और इस डिस्टेंस को एनसीईआरटी या कुछ बुक्स के अंदर 2a से डिनोट किया गया है। 2a से क्यों करते हैं? इसका रीजन है ताकि जब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ना, इस डाइपोल का जब हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, एग्जैक्टली जो इसका सेंटर होता है, ठीक है, इस दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो जब उसका सेंटर फाइंड करते हैं तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, तो वो आगे डेरिवेशन में काफी हेल्प करता है। इसलिए उसको अपन लोग क्या करते हैं, 2a से इंडिकेट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं। तो आपको डाइपोल समझ आया? डाइपोल क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल, देखो वैल्यू क्यू है, एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। आर सेपरेटेड बाय अ कैसा डिस्टेंस? स्मॉल डिस्टेंस। अब आप लोग बोलोगे यार, अब आप लोग मन में आ रहा होगा कि यार ये स्मॉल डिस्टेंस, ये चीजें आई कहां से? मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हमारे केमिस्ट्री के अंदर, देखो ये क्रिएट कहां से हुआ, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जाते हैं। हमारे केमिस्ट्री के अंदर, अपने किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। आपको पहले तो आपको डाइपोल मोमेंट समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? सॉरी, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आया, ठीक है। अब और समझने की कोशिश करते हैं कि साला आया कहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो हमारे केमिस्ट्री के अंदर, हमारे केमिस्ट्री के अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पहले बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, जैसे ऑक्सीजन, CO2, मीथेन, ये सब हमारे नॉन पोलर होते हैं। क्यों होते हैं नॉन पोलर, समझने की कोशिश करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारा पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपस में कोइंसाइड करता है, ऐसे एक के ऊपर एक। तो जब वो कोइंसाइड करेगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे ही वो अपने आप को कोइंसाइड करता है तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई सेपरेशन नहीं होती। तो इसका मतलब उसका जो तो जब उसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होती तो वो डाइपोल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। इसलिए उनका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इन तरह के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन पोलर, जिन्हें क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। इनका अपने आप से कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब आप लोग के मन में सवाल आया होगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। आपको अभी 2 मिनट में उसका आंसर मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है। तो देखो ना, ये डाइपोल ही नहीं बन पा रहा है। इनका कोई अपने आप से कोई मतलब अपने आप से खुद डाइपोल नहीं बनाते। हाँ, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दें तब ये डाइपोल बनाते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? मतलब इनका खुद से कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इनका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब बात करते हैं हम लोग पोलर की, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स आपने केमिस्ट्री में ये भी आप लोगों ने काफी सुने होंगे, जैसे हमारा होता है HCl, हमारा होता है H2O। मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, किसका? HCl का। ये मैंने लिया HCl। हम सभी को पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करता है, स्लाइटली नेगेटिव। जितना ही नेगेटिव होगा उतना ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, जितना इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को, जितना इससे नजदीकियां बढ़ी उतनी इससे दूरी बढ़ी, जितना है नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। ध्यान से देखिए डाइपोल की फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका ऑटोमेटिकली जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो आपस में कोइंसाइड नहीं करता। जैसे इसमें कोइंसाइड कर गया ना पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें नहीं होता। इनमें क्या होता है,
कहीं पॉजिटिव चल रहा है, कहीं नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा बहुत उनमें गैप रहता है, तो इनका अपने आप से खुद से एक डाइपोल मोमेंट, खुद से एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, खुद से इनका अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, इसको बोलते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही बिहेव करेंगे और स्ट्रांगली बिहेव कर सकते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये कुछ डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? ये जो वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट, ये आपने 11th में केमिस्ट्री में पक्का कहीं ना कहीं सुना होगा। अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे आपको कितना पता था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आपको भी इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आ गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ रही है, अपन लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री से उठ के आया है कहीं ना कहीं। सही बात है कि नहीं बात है? अब इसे यहाँ पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, या तो एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन होती है उसकी एक्सिस वाली, या फिर इक्वेटोरियल लाइन, ये डाइपोल था उसके ऊपर कहीं इधर 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 इधर, या तो यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा या अपनी लाइन पे कहीं दिखाएगा। जैसे मान लो ये मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यार बहुत सारे लोग मुझे पता है एक सवाल होगा कि यार इसमें तो एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव दोनों बराबर हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो जो पॉइंट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अभी समझाऊंगा, आपको समझ आ गया ना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब एक और छोटी सी डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बहुत बात कर रहे हैं साले तेरी, तू क्या है? डाइपोल मोमेंट, इसको इंडिकेट करते हैं P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तू क्या है? देखो अभी मैंने एक डाइपोल बनाया, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये इनको दूरी सेपरेट किया, ये इसका सेंटर और ये इसका डिस्टेंस 2a। सही बात है यार। डाइपोल मोमेंट वो क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वो क्वांटिटी है जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी स्ट्रेंथ का है उसको जो क्वांटिटी बेसिकली इंडिकेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा हम बोलेंगे उतना ही डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। सही बात है कि नहीं बात है? समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझ आ गया। तो डाइपोल मोमेंट का इंडिकेशन क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये किसी भी डाइपोल की किसको इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। आप लोग जब पढ़ते होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन से केमिस्ट्री पढ़ते होंगे 0.33d 0.15d, लास्ट में कैपिटल डी ला देते ना, म्यू से इंडिकेट कर देते इसको, बस वही चीज है, ठीक है। जितना ज्यादा पुल करेगा उतना बढ़ता जाएगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और बाय कन्वेंशन इसकी डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसका मतलब हमेशा याद रखना, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। जब हम अगले वीडियो में इसमें एक डेरिवेशन लेके आऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट या फिर एक्सियल पॉइंट, तब आपको समझ आएगा यार ये डायरेक्शन ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। बाय कन्वेंशन, इसको तो बुक्स बोलती है बाय कन्वेंशन है, बट उस डेरिवेशन से आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज समझ आ गया। अब इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको इंडिकेट करते हैं P वेक्टर से। इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी कि आपके डाइपोल पे कितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ। आप बताओ मेरे डाइपोल पे चार्ज कितना है? Q। ये मत कर देना Q को दो बार इंडिकेट कर रहे हो, नहीं, डाइपोल का चार्ज सिर्फ एक पोल पे इंडिकेट किया जाता है, वो हो गया Q इनटू उसकी लेंथ कितनी हो गई 2, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी किसके ऊपर आती है? A के ऊपर आती है। वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का सर्व कर सकता है। तो आपका जो P है उसका फॉर्मूला आपको सीधा ऐसे मिलेगा 2AQ, इस तरह से, ठीक है। सही बात है। तो ये आपका कैसे इंडिकेट कर रहा है? डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा है, क्यों पढ़ रहे हैं डाइपोल मोमेंट, हमने डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई साहब इसकी यूनिट निकालते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? अपन लोग बताएंगे ये क्या है? चार्ज। चार्ज माने कूलम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है? मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलम इंटू मीटर, सीएम। हाँ, परसों एक किसी स्कूल का टेस्ट हो रहा था तो बच्चे मुझसे सॉल्व करा रहे थे ऑनलाइन टेस्ट, तो उसमें पूछा था यूनिट किसकी होती है, पता लग गया भी डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ रहा है चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा और एक बात बताता हूँ, कहीं कहीं हो सकता है कि आपको एक वर्ड सुनने को मिल जाए। आपको क्या सुनने को मिल जाए? एक वर्ड सुनने को मिल जाए, और वो वर्ड होता है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। देखो जब भी कभी कोई भी वर्ड, जैसे मान लो जब हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो किसी डेफिनेशन में मान लो किसी भी चीज की कोई डेफिनेशन है, ठीक है, और उस डेफिनेशन में वर्ड आए स्मॉल और एक वर्ड आया लार्ज। ये किसी चीज की प्रैक्टिकल डेफिनेशन थी, हमेशा याद रखना, ये हमेशा होल्ड करता है।
आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी केमिकल क्वांटिटी की आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे और उसकी जो आपने प्रैक्टिकल डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें अपन लोगों को दिखा वर्ड स्मॉल और लार्ज। तो जहां पर भी जब आप उसको आइडियल उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, कौन सी डेफिनेशन पढ़ोगे? आइडियल। तो जो वर्ड है स्मॉल वो तो बन जाएगा जीरो। भाई कोई चीज बहुत छोटी है, आइडियली कैसी होनी चाहिए? जीरो। प्रैक्टिकली कोई चीज बहुत छोटी है, आइडियली कैसी होनी चाहिए? जीरो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों की कॉपी अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉपी में मिस्टेक क्या होनी चाहिए? कम से कम। और आइडियली क्या होनी चाहिए? जीरो। आइडियली क्या होनी चाहिए? जीरो। आइडियल बच्चा कभी गलती करता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जीरो होता है वो बस। और जब भी कभी किसी प्रैक्टिकल किसी डेफिनेशन में कोई चीज लार्ज हो तो वो क्या बन जाती है आइडियल में? इन्फिनिटी। आइडियल में क्या बन जाती है? इन्फिनिटी। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिकली इट इज वेरी लार्ज वैल्यू, तो आइडियली कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। आप समझ रहे हो दो चीजों का रिप्लेस करना है? हाँ, बस इसी चीज को यूज करते हुए मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की अब भी डेफिनेशन बताई। इट इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब हम डिफाइन करेंगे आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, सही बात है कि नहीं बात है? कम ऑन बोलो। हाँ, तो डायपोल क्या था? इट इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा? इट इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय जीरो डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? जीरो डिस्टेंस। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया जीरो डिस्टेंस तो आपने हमें बताया था यार, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स उसमें कोइंसाइड करता है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, तो उनका तो परमानेंट डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है। अरे तो मैंने कब बोला ये होता है? ये कैसा है? आइडियल। भाई आइडियल कभी होता है क्या? आइडियल कभी नहीं होता है, बस खाली डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो बस। अब समझ आ गया डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सिस्टम, आइडियल की डेफिनेशन, इट इज अ सिस्टम। मैंने कोई बच्चे से पूछा था ये कुछ दिन पहले, याद करो। इट इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ऑलमोस्ट जीरो डिस्टेंस। यानी कि वहां तो स्मॉल था, यहाँ जीरो हो चुका है। समझ चुके हो? इसीलिए ये आइडियल है। समझ आ गया? बोलो। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये डायपोल की क्लास जो चल रही है बड़ा मजा सा आ रहा होगा। चलो अब बात करते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आज आप लोगों को आज ही दिया गया है। समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही सिंपल सा है। ये कह रहा है हमारे पास दो केस हैं, मैं दे रहा हूं पहले केस ए और इधर केस बी। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से प्लेट है, ठीक है, इसके पास भी कुछ इस तरह से प्लेट है। ठीक है, इसकी प्लेट ऊपर से नेगेटिवली चार्ज है और इसकी प्लेट इधर से पॉजिटिवली चार्ज है। इसकी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है नहीं है, पॉजिटिवली है, और इसकी कैसे है? नेगेटिवली है। सही बात है कि नहीं बात है? अब क्या किया हमने दोनों केसेस में, और आपको बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और जो इसके बीच का जो गैप है दोनों केसेस में सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम है और गैप दोनों में सेम है, ये h है। ठीक है, ये जो गैप है आंसर का एग्जांपल 1.8 है, ये 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कर लेता हूं 10⁻² मीटर। ये गैप को दिया हुआ है। आपसे उसने बोला कि मैंने यहां पर तो रखा है इलेक्ट्रॉन, पहले केस में क्या रखा? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल टॉप पे रखा, उसको अंडर ग्रेविटी नीचे गिरा। ठीक है, अंडर ग्रेविटी गिरा या अंडर ग्रेविटी गिरा या इलेक्ट्रिक फोर्स से गिरा, कैसे भी गिरा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे गिरा और एक प्रोटॉन यहां से नीचे गिरा। आपको दोनों केसेस में उनका टाइम ऑफ फॉल निकालना है। क्या निकालना है? उनका टाइम ऑफ फॉल। इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन है बहुत छोटा सा, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल अजम्पशन है। अगर हम उसको एज्यूम पे कर ले तो उसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली चीज, सही बात है कि नहीं बात है? और क्या, सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को। पहले तुमने किया नहीं, तुमको भेजा मैंने। ठीक है, और इसमें और एक दो चीजें होने वाली हैं, इंफॉर्मेशन यूज होगी, वो मैं आप लोगों को दूंगा। अब तो वैसे भी एग्जामिनेशन में जो वैल्यूज होती है वो बच्चों को ऑलरेडी मेंशन होती हैं। ठीक है, तो पहले इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। आप बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ठीक है, इसमें कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बना के रख दीजिए, इसमें क्या बना के रख दीजिए? प्रोटॉन बना के रख दीजिए। मैंने आपको बताया पहले इस केस को सॉल्व करते हैं।
इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंसेस, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंसेस, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जो इस पे फोर्स लगने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स उस पे कहां लगने वाली है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगने वाली है। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है उस पर कहां फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इन दोनों पे ही जो फोर्स लगने वाली है इलेक्ट्रिक फोर्स वो नीचे लगने वाली है। हाँ, ग्रेविटी भी नीचे ही लगेगी, बट ग्रेविटी को यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसका आंसर जो है वो आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अभी मिल जाएगा कि हमने ग्रेविटी को यहाँ पर क्यों नेग्लेक्ट किया। समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले लाइन आपको लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो लिख देनी है, ठीक है। और वो फोर्स कितनी होती है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई होता है। और क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, क्यू इज इक्वल टू ई होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ई हो गया। यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप सभी को पता है यहां पर हमें टाइम निकालना है। और सोचो टाइम कहां छुपा हुआ है, हमें यहाँ पर हाइट दी हुई है, एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं, हमें टाइम निकालना है। तो हाइट बेसिकली एक तरह से डिस्टेंस है, एक्सीलरेशन हम यहाँ से सोच सकते हैं निकालने की, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन में जाके क्वेश्चन फंस रहा है। और हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो पहले आप क्या करो, यहाँ से एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करो। ये फोर्स है, हम सबको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सीलरेशन किसका है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इंटू ई। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, ई अपॉन एम ई, इक्वेशन नंबर 1। हो सकता है मैं यहीं पर वैल्यू पुट करता, बट मैं यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। लास्ट में वैल्यू हमेशा पुट लास्ट में करनी। क्या होता है, आपको बंदा कोई आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई चेक भी कर रहा है, आपने पहली वैल्यू पुट करके मान लो कुछ गलत कर दिया, तो वहीं के वहीं आपको पड़ जाएगा। आप पूरा इस तरह सॉल्व करो वेरिएबल्स की टर्म में, और लास्ट में वैल्यूज पुट करो, ताकि जब कोई एग्जामिनर चेक करे तो ऊपर से देखता हुआ हाँ इसमें मैक्सिमम चीज सही की हुई है, बस छोटा सा लास्ट में वैल्यू पुट करने में गलती हो गई। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने पहली वैल्यू पुट कर दी और वहीं गलती करके बैठ गए, तो फिर वो नीचे वाले के भी कोई कुछ खास वैल्यू रहेगी नहीं, ठीक है। निकल गया। अब यूज करते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन निकल चुका है, अब टाइम पे जाना है। डिस्टेंस है, एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप वो रुका हुआ था बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस चले गया, एक्सीलरेशन चले गया, टाइम चले गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जा रहा है। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या भाई, मोशन, ठीक है। बनाने को वीडियो और बड़ी बन सकती है, पता है। मैं चाहता हूं कि वीडियो और बड़ी बनाऊं, कि 2-3 क्वेश्चन और कवर करूं, वीडियोस बड़े बनाऊं और कंसेप्ट ऐड करूं। मन करता है, मजा आता है, बट क्या है, मजबूरी है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे बहुत देर देर तक मोबाइल की स्क्रीन पर रहें, ठीक है। ये पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहें, कम टाइम में पढ़ के आपका काम चल जाए। मजबूरी का टाइम है, क्या करें, करना पड़ रहा है ना। बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट है, क्या करें अब, जब तक चल रहा है। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू क्या होता है, यू सॉरी एस इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करें, आप बताओ s की वैल्यू कितनी है, h, a कितना है, ae, और टाइम कितना हो जाएगा, टी। और यहाँ पर टी है, क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ नीचे गिरने का टाइम होगा, मैंने यहाँ बनाया पूरा ऊपर आएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फॉल रख दीजिए वैल्यू। सबसे पहले एस की वैल्यू रखिए, एस कितना है, एच, यू कितना है, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। तो जब यहां से आप टी निकालोगे तो आपका टी कितना आ गया, रूट, बोलो यार, टी कितना आ गया, रूट, ये 2 यहां जाएगा, 2h, ठीक है। और 2h वहां गया, ए कहां गया, नीचे, ये टी आ गया, ठीक है। अब क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू, क्योंकि देखो ए आपके पास थोड़ी है, या तो आप यहां से ए निकाल के यहां रख दो, पर मैं तो कह रहा हूं कि आप ए का एक्सप्रेशन यहां रखो और भी मजा आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये आप खुद ही लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आप ए इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके टी का एक मस्त सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, रूट 2h, इसकी जगह रखेंगे ए की जगह। तो जब ऐसा कैसे रखेंगे, तो ई तो नीचे आएगा और एम ई कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये आ गया आपका टाइम का एक्सप्रेशन। किसका आ गया, दिख रहा है स्क्रीन पर, नीचे कट तो नहीं गया, ठीक है, बोलो आराम से दिख रहा है, ठीक है। 2HME इंटू, यहाँ पर E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 क्या है बताइए, H क्या है, वो गैप, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मैंने जिस तरह से मैंने टाइम का एक्सप्रेशन निकाला, आपको पूरा समझ आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, पॉज करके एक बार नोट कर लो, ठीक है, बता रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से यार, ये सब मिटाते हैं।
क्योंकि सब मेन चीज हो चुकी है राइट। अब इसमें आपको सारी वैल्यूज पता है। h मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, e मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, छोटा बड़ा ई, छोटा ई की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19। m e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.11 10 की पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, h 1 2 3 4 1 2 3 4 सब पता है, रख दोगे वैल्यू। तो यहां से जो आपके टीई की वैल्यू आएगी, आपको समझ आना कैसे हो रहा है। तो यहां से जो टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन आएगा, मैं बता देता हूं कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2.9 10 की पावर -9, 2.9 10 की पावर -9 सेकेंड। ये आया टाइम ऑफ फॉल फॉर किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाएंगे, बस जहां जहां मैंने क्या किया था, बस एक बात चेंज हो जाएगा, एक लाइन पक्का लिखना कि सिंस प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज therefore it experiences the force in the direction of electric field। ये सेंटेंस पक्का ऐड कर देना। ये सेंटेंस ऐड करते ही सेम कार्रवाई स्टार्ट कर देना, बस एफ की जगह पे क्या जाएगा एफ पी, ये क्या हो जाएगा ई, चार्ज सेम रहता है क्योंकि उस पे ई, ये क्या हो जाएगा एम पी ए पी इक्वल्स टू ई ए। बिल्कुल सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हुए फिर सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाओगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि सिमिलरली लिख के सीधा इसको करो, टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन √2, एच वही का वही रहा, एम ई की जगह पे बस एम पी आ गया, ई वही का वही रहा, कैपिटल ई वही का वही रहा। ठीक है, अब आप लोग बहुत समझदार हैं आप लोग, और ऐसी आप इसका एक्सीलरेशन अगर निकालते तो इसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आती है, ए पी इज इक्वल टू उसका आएगा। ठीक है, ई ई अपॉन एम पी। अब आप बड़े समझदार हैं, देखो इसके अंदर आपको सब कुछ पता है, बस आपको एमपी नहीं पता। मैं आपको एमपी बता देता हूं, एमपी होता है 1.67 10 की पावर -27 kg। जो प्रोटॉन होता है वो ऑलमोस्ट 1000 टाइम भारी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो आपको जो टीपी आएगा वो आएगा आपका, बता देता हूं आपको, मेरे पास तो वैल्यू है 1.3 10 की पावर -7 सेकेंड, वो है -9, ये है -7। इसका मतलब टाइम बढ़ गया, इसका मतलब प्रोटॉन को नीचे गिरने में टाइम ज्यादा लगा। बिल्कुल सही, लगना ही चाहिए था, सोचने को इसके लिए क्यों लगा उसको टाइम ज्यादा। देखिए क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है, देखिए टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ देखिए टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास कम होगा उसको टाइम भी कम लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। प्रोटॉन जो होता है, अगर आप इसे कंपेयर करें -31 और -27 को, ये ऑलमोस्ट मैं तो कह रहा हूँ 1000 टाइम में 10,000 टाइम। ठीक है, पर फिर भी हम सिंपलिसिटी के 1000 टाइम ही लेते हैं। ऑलमोस्ट जो प्रोटॉन है वो मोर देन 1000 टाइम्स भारी है किससे, इलेक्ट्रॉन से। 1000 गुना, बहुत ज्यादा होता है, 1000 गुना 1000 टाइम्स भारी है किससे, इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है प्रोटॉन का, क्योंकि उसका मास क्या है ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन तो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को टाइम ऑफ फॉल निकालना आ गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें हमने कहीं पर भी हमने mg वाला कंसेप्ट यूज नहीं किया, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, हमने कहीं भी यूज नहीं किया। मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन, तो हमने इसको क्यों नहीं यूज किया, आप क्या करना पता है खुद से, ए ई कितना था, ई ई अपॉन एम ई, और ए पी कितना था, ई ई अपॉन एम पी। आप पता है करना, बहुत समझदार हो तुम लोग। यहां पर सारी वैल्यूज रखना और फिर देखना कि ये ए ई और ए पी, यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है, वो वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है। वो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आएंगी, इतनी बड़ी आएंगी कि उसमें अगर आप 9.8 ऐड भी कर दो या माइनस भी कर दो तो उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ताकि क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाए, सिंपलिसिटी हम उसमें इक्वेशन आराम से अप्लाई कर पाए, ज्यादा कंफ्यूजन ना बढ़े, इसलिए हमने जो g = 9.8 वाला कंसेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने उसे डिस्कार्ड ही कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जो AE और AP है उनकी वैल्यू इस केस में बहुत ज्यादा बड़ी है। सही बात है कि नहीं बात है, तो आप बताओ पता लग गया, दोनों को साथ छोड़ा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम डिस्टेंस से, पहले कौन गिरेगा, बोलो यार, पहले कौन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन गिरेगा, 10 की पावर -9 सेकंड में गिर जाएगा, और ये कौन गिरेगा, 10 की पावर -7, थोड़ा सा लेट गिरेगा। सही बात है कि नहीं बात है, क्यों, सिंपल रीजन है, गिरना किस पे डिपेंड कर गया, बाकी फैक्टर्स तो कर ही रहा है, बट यहाँ पे किससे मेनली डिपेंड कर रहा है, मास पे। सही बात है कि नहीं बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए आएगा एक बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। सही बात है कि नहीं बात है। तब तक के लिए जय हिंद।